प्रिंटिंग एरर है क्या? क्यू के नीचे ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का 40 तुम लोग इसी में डिस्कशन में सारा टाइम निकाल दिया। आज पढ़ाने वाले थे एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार छोटा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिस्कशन में। हम इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अभी, क्या बोलते हैं आपके बोर्स मॉडल में, उसका बस फॉर्मूला लिखवाएंगे, कुछ क्वेश्चन 4-5 प्रैक्टिस करा देंगे ताकि आपको उसका डिस्कशन समझ में आ जाए, और कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे आपके सामने। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, उसका अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना कैलकुलेशन में, उसके 5-6 एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे क्वांटम नंबर्स में। क्वांटम नंबर्स में कुछ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन का हम केवल आपके सामने डिस्कशन करेंगे, और श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है उसको हम पढ़ाएंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन को पढ़ाने का दो एस्पेक्ट है, एक जो हम लोग के न्यूमेरिकल के लिए है और एक जो ग्राफिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल पार्ट थोड़ा सा आपको भारी लगेगा, बस उसको समझाएंगे। उसमें कुछ पार्ट आपको रटना है, रटने का बस हम तरीका आपको समझाएंगे रेदर देन के पूरे ग्राफ के पूरे प्योर मैथमेटिक्स में जा रहा है। वो प्योर मैथमेटिक्स हम लोग को काम का नहीं है, लोग पढ़ा देते हैं बट एक्चुअल में अपने काम का नहीं है, तो हम अपना माथा फोड़ने जाने वाले नहीं है। जब एडवांस के लिए रिवीजन कराएंगे तो फिर मैथमेटिकल पार्ट में फिर भी जाया जा सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। सपोज टू एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू फॉर्म x/2 एंड x2/3। एक मिनट, suppose two elements x and y combine to form x/2 and x2/3 when 0.5 mole, 0.05 mole of x/2 weighs 5 gram, while 3 in 0.011 into 10 to the power 23 molecules of x2/3 weighs 85 gram. अच्छा जी, atomic masses of x and y यार, नालायक नहीं का इतना मार मारेंगे ना तुमको सिखाऊंगा। 3 into 10 to the power 23 दे रखा, 3 into 10 to the power 23 का मतलब हाफ मोल की बात कर रहे हैं। हाफ मोल का वेट 85 ग्राम है, तो एक मोल का वेट कितना हो जाएगा? 85 into 2 मतलब 170। तो x2/3 का मोलर मास से 170 के बराबर है। अब चलते हैं यहाँ पे, x/2 का 0.05 मोल दे रखा, 0.05 मोल का मास 5 ग्राम है। अगर आप 0.05 की जगह पे ऐसे करते 0.05 यहाँ 5 ग्राम, यहाँ से 100 मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो डेसिमल गायब हो जाएगा। 5 ग्राम जब 5 मोल्स का मास 500 ग्राम है, मतलब एक मोल का मास 100 ग्राम हो जाएगा। तो अपना जो कंपाउंड x/2 है इसका मास 100 ग्राम हो गया। बचपन में एक इक्वेशन सीखा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो x + 2y इज इक्वल टू 100, और दूसरा 2x + 3y इज इक्वल टू 170। इसको सॉल्व करने के लिए शायद एक तरीका सीखा होगा, तुम तो विशाल सर पढ़ा ना, तो विशाल सर तुमको एक तरीका सिखाए होंगे। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x आएगा, 2x + 4y इज इक्वल टू 200 आएगा, और नीचे वाले पार्ट में 2x + 3y इज इक्वल टू 100 आएगा। कैलकुलेशन में ऊपर 4y है नीचे 3y, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेते हैं, x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 170 है सर, हाँ 170 है, 100 की जगह। अरे इतना प्रिंटिंग मिस्टेक चलेगा तब भी आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। यही हम लोग भी कर रहे, नहीं आ रहा है आंसर, वही बोल रहा हूँ सर, आंसर ही नहीं आ रहा है। ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा। भाई का अच्छा तो क्या भाई देखने तो दे, तो कैलकुलेशन में y इज इक्वल टू यहाँ से 30 आ रहा, तो y का मास 30 आ गया। अब उसके बाद बोला है x + 2y इज इक्वल टू 100, तो 30 into 2 60, 60 40 40 30। आंसर नहीं है सर, वो ऑप्शन में उल्टा दिया, ऑप्शन सी है 30 40 रहेगा ना, तो 30 होना चाहिए ना। आना चाहिए। रिस्पेक्टिवली में ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा बात क्यों हो गया भाई? और आंसर में 3 नंबर सही है सर। आंसर सी दिया हुआ है सर की में। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किए क्या? नहीं सर सही है कैलकुलेशन, उल्टा है सर, वहाँ 30 पहले लिखा है, 40 बाद में y 30 है, y 30 आया है, वहाँ x 30 लिखा है ऑप्शन 2 में, इसलिए वो वाला नहीं होगा, 4 आ जाएगा उसका मल्टीपल आ जाएगा
मल्टीपल पे और कोई ऑप्शन नहीं है उस तरह का? बाकी सब लोग कहते हैं मजा आ रहा है। हाँ हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो हम आप कर रहे हैं। और ठीक है, बात बताओ आगे। 42 42 39 कौन सा? 39 39. A gaseous mixture of H2 and CO2 gas contains 66% by mass of CO2. यार तुम लोग को परसेंटेज का पता नहीं क्या तकलीफ है। जिंदगी का बचपन पूरा परसेंटेज निकालने में निकल गया। सीख लो, नहीं तो आगे जाकर ना जिंदगी खराब हो जाएगा। परसेंटेज निकालना नहीं आएगा, आगे जाकर मास परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, कि जब जॉब में जाएंगे मोटे हो जाएंगे, हर साल कितना मास परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है तुम्हारा, कितना तुम निकल रहा मास के परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे ना। सर आता है फिर नहीं बना। क्या सवाल में मेंशन किया है गैसेस मिक्सचर ऑफ सर आता है फिर नहीं बना। ठीक है, तो बताया 66% बाई मास ऑफ CO2। चलो ऐसा कर लेते हैं, फिर से एक ही समझा जो लास्ट क्लास में समझाया था। जब भी कभी परसेंटेज का सवाल लेगा तो केस में 100 मान लिया करना। टोटल मिक्सचर का मास 100 मान लेते हैं, तो फिर यहाँ से परसेंटेज ऑफ CO2 के हिसाब से जो वेट ऑफ CO2 होगा दैट विल इक्वल टू 66, और दूसरा जो वेट ऑफ H2 निकल के आएगा रिमेनिंग कितना हो जाएगा 34 के बराबर। अब वेपर डेंसिटी निकालने बोला है, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 44 30 प्लस 12 44। तो 66 बाई 44 कितना हो गया, कैलकुलेशन है 22 3/2 मतलब 1.5 मोल्स हो गया। दूसरे वाले केस में 34 बाई 2 मतलब 17 मोल्स हो जाएगा, जो 3/2 ही रहने देता है। तो नंबर ऑफ मोल्स 17 और 3/2 के बराबर निकल के आ गया। बाकी अपने कैलकुलेशन में वेपर डेंसिटी निकालने बोला है। लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया था, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2, बट यहाँ एक मिक्सचर दे रखा है, तो मोलर मास ऑफ द मिक्सचर N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो N1M1 और N2M2 ये अगर आप सही से देखें तो ये टोटल मास ही होता है। मतलब अगर आप एवरेज मोलर मास निकालने की कोशिश करो तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए थोड़ा सा। ये सब चीजों को हमेशा ख्याल रखते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, इसका मतलब यहाँ से मोलर मास इज इक्वल टू वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं। तो जब आप नॉर्मल वेट की बात करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप मिक्सचर के वेट की बात करते हैं तो टोटल मास बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए। तो जो फॉर्मूला है कि इसको रट के नहीं बैठ जाना है, इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस होता है टोटल वेट। फिर से आप ये कैलकुलेशन करके N1 डालेंगे मोलर मास डालेंगे, N2 डालेंगे मोलर मास डालेंगे, टोटल मास आएगा जो कि मीडियम में लेके चल रहे थे 100। तो अपना जिंदगी थोड़ा सा आसान करके रख लेते हैं, सीधा मास 100 ग्राम के बराबर डाल लेते हैं। अब मान के चल रहे कि कोई भी ऐसा दिमाग नहीं लगाया होगा, कोई है इंसान जो ऐसा दिमाग लगाया हो कि सीधा सर हम लगाए थे। हम मत बोला था, नाम बोला। सॉनिक। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सब लोग को समझ में आ रहा है कितना बेवकूफी किए थे कि पहले ना एक तरफ से पकड़े फिर उसका घुमा कर वापस पकड़े। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगा अपने को, नंबर ऑफ मोल्स बिना काम नहीं चल सकता। 3/2 प्लस 17 बाई प्लस 17, फिर उसको 1.5 मान ही देते हैं तो अपनी जिंदगी आसान होगा, 18.5 हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी में मोलर मास बाई 2, मोलर मास तो ये आ गया, इसको भी बाई 2 करना है, इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अपना कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे, 18 इंटू 2 करेंगे 36, मतलब नीचे 37 आने वाला है। 100/37, 100/37 अगर लेके चलते हैं तो 3 से छोटा होना चाहिए वैल्यू, 3 से छोटा मतलब 2.7 शायद हो जाएगा, मे बी अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है, बट और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत आसान सवाल था, ऐसा सवाल मत पूछा करिए, जिंदगी में बहुत क्वेश्चन नंबर 38 सर। सर 42। सर 38। Question number 38. What is the empirical formula of vanadium oxide if 2.74 of the metal oxide contains 1.53? ये डाउट अगर किसी को है तो ठीक है, बट ऐसा सोच के देखते हैं, शायद मेटल ऑक्साइड का मास दे रखा है 2.74, तो ऑक्सीजन का मास उसमें
51 एक बार आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। क्या है? 51 51 51। तो पहले तो डेसिमल हटा लेते हैं। डेसिमल हटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 27.4, यहाँ पे आएगा 15, ये भी अपने काम का नहीं है। 274 कर लेते हैं, ये मास आ जाएगा 150। तो अगर आप मेटल को लेके चल रहे थे जिसका मास 150 है, मेटल ऑक्साइड का मास 274 आ रहा। आपको नहीं पता कि कितना ऑक्सीजन है, बट आप सोच के देख सकते हैं ऐसा कि अगर एक मेटल का मास 51 है, 150 में कितना मेटल होना चाहिए? तो 3 मेटल हो सकता है। एक रिलेवेंट कैलकुलेशन निकाला जा सकता है, थोड़ा सा उससे कम ही होगा, बट 3 मेटल एक बार के लिए डाला जा सकता है, क्योंकि मेरे फॉर्मूला बोला मोटा मोटी वैल्यू सेम ही आएगा। अब 150 के बाद बाकी कितना मास बाकी रहता है ऑक्सीजन के लिए? तो ऑक्सीजन का मास निकालने की कोशिश करेंगे तो 270 वैनेडियम के अलावा सब ऑक्सीजन है, तो 274 माइनस 150, इसका मतलब 124 दिख रहा। यहाँ से अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहे होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाल रहे होंगे, तो 124/16 ये कितना आ जाना चाहिए? तो कैंसल आउट हो रहा है क्या? 3 1 31। देख के लग रहा है कि यहाँ पे 8 आएगा। M2 N3 OH टाइप का वैल्यू आ रहा है, थोड़ा खतरनाक वैल्यू हो गया। ऐसा कुछ ऑप्शन है भी क्या? V3 OH ऐसा तो कुछ हम सुने भी नहीं है। ये तो हम लोग को मैथ्स नहीं बनाएगा। चलो मान लो ये तरीका नहीं दिख रहा, अगर ये तरीका नहीं दिख रहा तो हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। हम कुछ गलती किया शायद, यहाँ पे 1.53 है, तो यहाँ पे 153 होना चाहिए, फिर तो और एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। 153 में तो एग्जैक्टली 3 टाइम्स आ रहा है। 2.75 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 1.5। वैनेडियम का मास 51 है पक्का? यस सर। अच्छा जी, अगर 53 मास लेके चलते हैं तो मेटल ऑक्साइड का मास 274 होना चाहिए। जैसे मिस्टेक तो नहीं दिख रहा हमको। नंबर ऑफ एटम्स 3 निकल के आएगा, और ऑक्सीजन के लिए 274 माइनस 150 मतलब 124 का मास है। N3OH ही निकल के आ रहा है, थोड़ा सा इनफेक्ट छोटा निकल के आ रहा है, कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं दिखा। चलो दूसरा कैलकुलेशन मेरे दिमाग में एक ही शायद आ रहा है जो कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वैनेडियम, चाहे आप इस मास के पार्ट को लेके चलो, हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। सो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में होता है कि हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन रहेगा, मतलब जो भी हम लोग एलिमेंट्स लेके चलेंगे उसका हमेशा फिक्स्ड टाइप का कंपोजिशन रहेगा। ये ऑप्शन यहाँ ऑप्शन दिख नहीं रहा है वैसे तो, लेकिन एक तो सीधा ये सोचा जा सकता है कि हम लोगों का जो मास का रेशियो है मेटल वर्सेस मेटल ऑक्साइड का, हर जगह पे सिमिलर टाइप का दिखना चाहिए। तो मान लो अगर हम लोग परसेंटेज लिखें या सिंपली मास का रेशियो लिखें, मास ऑफ वैनेडियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड, जो भी ऑक्साइड है वो हमको नहीं पता, मास ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड, मास के रिस्पेक्ट में जो रेशियो है वही अपने मॉलिक्यूलर मास में भी होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझा देंगे, बट अभी के लिए वैनेडियम का मास अगर 1.53 है, तो जो मोलर मास आ रहा है, कंपाउंड का मास आ रहा है 2.74 है, तो अपना रेशियो 153 डिवाइडेड बाय 274 होना चाहिए। अगर इसको रिलेट करना है, फॉर एग्जांपल वैनेडियम ऑक्साइड VO, तो इसमें कैसे रिलेट करें? तो वैनेडियम का मास 51 के बराबर है, और VO का मास अगर कैलकुलेट करेंगे तो 51 प्लस 16, इसका मतलब 67 निकल के आएगा। तो यहाँ का रेशियो और इधर का रेशियो बराबर है क्या? अगर ये बराबर है तभी आंसर होगा। मान लो ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, बट V2O3 लेके चलते हैं। देखिए कंपाउंड जिसका नाम हमको पता है V2O3, तो V2O3 में वैनेडियम का मास 51 इंटू 2 के बराबर है, और ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 3 के बराबर है। तो अपने कैलकुलेशन में ओवरऑल ये कैंसिल आउट होगा, तो वैल्यू आएगा 51/24। ये तो आंसर वैसे भी नहीं होना चाहिए। सर डेनोमिनेटर में ऑक्सीजन का मास रख दिए हैं, वो तो ऑक्सीजन का मास ले रहे हैं, उसमें टोटल मास लेना पड़ेगा। ठीक है, 51 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 102। 102 के साथ साथ हम लोग 48 ऐड कर रहे हैं। 102 प्लस 48 कितना होना चाहिए? 150 150। 150। सो ऊपर वाले केस में 102 है और नीचे 150 है। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो अपना वैल्यू हो जाना चाहिए 51 डिवाइडेड बाय 75। अब ये मैच करा के देख लीजिए कि ये मैच कर रहा है क्या। इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 7 2 9 4 13, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। बेसिकली ये 51 आएगा,
हमेशा मेटल का रेशियो या जो दो कंपोनेंट्स हैं उनका जो मास रेशियो है वो हमेशा फिक्स होगा। तो मास रेशियो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फिक्स है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में भी सेम ही आना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला कुछ और चीज नहीं होता, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो है। जैसे मान लो N2O4 रखा, N2O4 में अगर मास रेशियो निकालेंगे हम लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, केवल नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो 28 और नीचे 64 हो गया, इसका सिंपलेस्ट रेशियो NO2 हो जाएगा। अगर इसमें रेशियो निकालेंगे तो फिर 14 और नीचे 32 हो गया। जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो सेम ही आना है, यहाँ 14 और नीचे 32। तो अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लो या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला ले लो, मास का रेशियो हमेशा सेम ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। मास का रेशियो सेम आएगा तो परसेंटेज भी सेम आने वाला है। हर एक सेम कंपाउंड में सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम टाइप की वैल्यू देने वाला है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके बना सकते हैं। पहले वाले तरीके से आंसर आ सकता था, बट वहाँ अप्रोक्सीमेशन की वजह से हम लोग का डेटा थोड़ा सा मिसमैच कर रहा है। दूसरे वाले तरीके से आंसर एग्जैक्टली निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में 39 भी बोला था शायद, ये तो हो चुका। 38 से पहले कोई डाउट है? 48 से पहले कोई डाउट है? 47 47 से पहले कोई डाउट है? 44 42 44 से पहले कोई डाउट? 42 1.44 gram of titanium is reacted with excess of O2 produces X gram of non-stoichiometric compound Ti 1.44O। ये जो सवाल है, ये सवाल आपको डाउट पूछना नहीं चाहिए, और आप भी मोल का सॉल्व करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन होना ही होना होता है, एक बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा होता है। नॉर्मली इसको वैसे हम लोग सॉलिड स्टेट में डील किया करते हैं, बट सॉलिड स्टेट सिलेबस हट गया तो इसलिए क्वेश्चन का पैटर्न ही ओवरऑल सबके दिमाग से निकल चुका है। बट जिंदगी में एक सच है, कोई भी कंपाउंड कभी एग्जिस्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस केस में एक्स क्या पूछा है? एक्स ग्राम ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। Ti 1.44 ऑक्सीजन दे रखा, इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग Ti 144 ऑक्सीजन, 1.44 ग्राम ऑफ टाइटेनियम reacted with excess of O2 and produces X gram of non-stoichiometric compound, the value of X is। क्यों इसमें दिक्कत है? इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। पहला चीज, मान लो हम लोगों को नहीं पता चल रहा कि क्या रिएक्शन लिख सकते हैं इसका, मान लो को नहीं पता चल रहा, तो इसमें आप POC तो लगा सकते हैं। POC ये बोलता है कि जितना एटम आप लेके चल रहे थे शुरुआत में उतना ही बाद में बनेगा। Ti 1.44 होगा, मोलर मास अगर आपको निकालना है तो नॉर्मली हम लोग क्या कैलकुलेशन करते हैं अपनी जिंदगी में, जैसे मान लो Fe है तो आयरन का एक एटम ले लिया, 56 into 1 हो गया, Fe2O3 है, आयरन का दो एटम ले लिया, 2 into 56 हो गया। तो ऐसे ही अगर Ti 1.44 दिया, Ti का मास नहीं मालूम, जो भी मास है आपको नहीं पता, मान लेते हैं जिसका मास m के बराबर है, तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए 1.44 into m हो जाएगा। इस टाइप से कैलकुलेशन कर लो। अब इसीलिए यहाँ पे 1.44 दिया है ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो टाइटेनियम के जो भी पार्ट है POC अप्लाई करके उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा आपको फिर से रिकॉल डाल दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ के कहीं से भी नहीं मालूम पड़ रहा कि टाइटेनियम बच रहा है, यहाँ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब टाइटेनियम खत्म तो होगा ही होगा। मतलब टाइटेनियम के ऊपर आप आराम से प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा सकते हैं। जब जब रिएक्शंस अननोन है, अगर आपको रिएक्शंस का आइडिया नहीं है, आप सीधा POC अप्लाई करिए। रिएक्शन पता होता है तो दैट इज ओके, बट अगर रिएक्शन नहीं पता है तो सीधा POC लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आराम से नंबर ऑफ एटम को सिलेक्ट कर लो, यहाँ के नंबर ऑफ निकालो और उसको नीचे वाले पार्ट के मास से रखा, मोलर मास निकालने का तरीका आपको बता दिया, नंबर ऑफ से रिलेट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करके नहीं बताया, कैलकुलेशन को बस गंदा लगा, टाइटेनियम का मास हमको याद नहीं, इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद कौन सा क्वेश्चन डाउट वाला? कोई 42 के बाद क्वेश्चन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, शायद हम भी लास्ट क्लास में डाल दिए थे कि इसको ट्राई करना है। 44 में कोई डाउट बोला है? 44 हम नहीं बता रहे, इसमें बोला था परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ C3H8 इन अ गैसेस मिक्सचर ऑफ C3H8 CH4 and CO2 is this, the content level of mixture is 1/6 of, फिर सेम चीज
चलिए काम करते सॉल्व कर लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मजा ही आएगा सॉल्व करके। सारा क्वेश्चन ये सॉल्व करवा लिया तुम लोग, फिर हम सॉल्यूशन भी बनाए। अरे यार C3H8 का रिएक्शन O2 के साथ दिया, प्रोडक्ट में 3CO2 बनेगा, और CH4 का रिएक्शन O2 के साथ प्रोडक्ट में 1 CO2 बनेगा, और CO का रिएक्शन O2 के साथ प्रोडक्ट में CO2 बनेगा। तो पहला चीज रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। पहले तो क्या है, बैलेंस करके दिया है, अब यहाँ पे अब वो नहीं पता कि कौन कौन सा कंपोनेंट कितना है, एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं। तो तीसरा टोटल परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8 इन गैसेस मिक्सचर इज 20 100 ml रखा। तो ठीक है, एक चीज रखा, C3H8 का परसेंटेज बाय वॉल्यूम 20 के बराबर है और वॉल्यूम 100 ml दे ही रखा। तो x y मानने की जरूरत नहीं है, एक चीज तो आसान है, 100 ml 20% मतलब 20 ml हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि नीचे वाला पार्ट x है, तो टोटल 100 था, उस 100 में से C3H8 20 था, उसमें 80, तो ये दोनों 80 थे, 80 में से CH4 x है, तो बाकी रिमेनिंग CO हो जाएगा। CO वाले पार्ट को हम लोग 80 माइनस x लिख सकते हैं। CO का 1 मोल 1 CO2 बना रहा, मतलब जितना ये खत्म होगा उतना ही ये बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आने वाला। CH4 का 1 मोल CO2 का 1 मोल बना रहा, जितना ये खत्म होगा उतना ही वॉल्यूम बन जाएगा, मतलब CH4 की वजह से वॉल्यूम चेंज नहीं आ रहा। सो ओवरऑल इन दोनों केसेस में जितना वॉल्यूम खत्म होगा उतना ही वॉल्यूम बनेगा, मतलब 80 ml का 80 ml आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाले केस में जितना C3H8 खत्म हो रहा उसका 3 गुना CO2 बन रहा, अगर 20 खत्म होगा तो 3 गुना मतलब 60 बनेगा। 80 + 60 मतलब 141 ऑप्शन थर्ड कंसीडर कर सकते हैं। ये बस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व कर दिए कुछ। 44 के बाद और कोई डाउट? 47 48 47 POC, POC लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यहाँ लिख रखा है assuming all the nitrogen appears in the new compound, मतलब सीधा बोल रहा है POC लगाने के लिए। और आप इसमें एक चीज है, पहले तो POC लगा लीजिए और इसमें क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बोला, 2 moles of NH4 loses 16 mole of electron being converted to a new compound। अच्छा क्वेश्चन ये है। तो पहले तो POC लगा करके ये देख लो कि हम लोग के प्रोडक्ट में कितने नाइट्रोजन होने चाहिए, और प्रोडक्ट में जितने भी नाइट्रोजन होंगे उसमें आप 16 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके देखो, अपने आप ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ जाना चाहिए। ये अच्छा सवाल है, अगर नहीं बनेगा तो फिर वापस से पूछ लेना, बता देंगे। थोड़ा सा लंबा हमको दिख रहा है लेकिन सवाल अच्छा दिख रहा है। एक पार्ट इसमें POC का वेरी गुड पार्ट, इसको नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे। सर, और कोई अल्टरनेट मेथड है? क्या? और कोई अल्टरनेट मेथड है 47 को सॉल्व करने का? मतलब मे भी हो सकता है, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा स्ट्राइक नहीं कर रहा। जो मेरे दिमाग में सबसे पहला है पढ़ते ही उसका हम बस ये पढ़े ऑल द पार्ट, तो इसका मैं भूल गया, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा अब थक चुका है। अल्टरनेट में आना होगा तो थोड़ा किसी रैंडम टाइम में पूछ लेना, सुबह के टाइम में पूछना शायद हो सकता है, कुछ नया मेथड निकाल ले। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 बोला था कोई शायद। यस सर K2Cr2O7 का समथिंग मोर रिएक्ट कंप्लीट विद इतना x plus 2 x3 minus and Cr3 plus, the value of n is, n का वैल्यू पूछा है। एक तो xn प्लस दे रखा, वहां से x3 माइनस बन रहा, बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही सवाल है। xn प्लस से आप रिएक्शन करा रहे हैं Cr2O7 का 2 माइनस, K2Cr2O7 बोला है, Cr2O7 2 माइनस बोलो, x3 माइनस बन रहा और साथ ही साथ Cr प्लस 3 बन रहा। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 होगा, x3 माइनस वाले पार्ट में 6 और -1 दे रखा, मतलब +5 होगा। जितना हम लोगों का ऑक्सीडेशन होता है, पहले मेन एटम बैलेंस कर लेते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो क्रोमियम इधर 2 है, इधर भी 2 दे रखा, +6 2 एटम मतलब टोटल 12 है, चार्ज दूसरी तरफ 6 मतलब 6 के बराबर है। टोटल चेंज आपको 6 का दिखाई दे रहा। दूसरे वाले केस में अगर टोटल चेंज निकालने की कोशिश करेंगे तो उधर भी टोटल चेंज 6
49 इक्विवेलेंट मास का सवाल है, ये हम अलग से आप लोगों को डिस्कशन करेंगे। इक्विवेलेंट मास के लिए बैलेंस इफेक्ट की कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। देख के लग रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन है, इक्विवेलेंट मास ऑफ N2H4 पूछा और KiO3 पूछा। N2H4 का वैलेंस इफेक्ट अगर आपको निकालना होगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देख लो, टोटल पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट, और दूसरा KiO3 भी बोला है, IO3 माइनस केवल एक जगह पे जा रहा है ICA के फॉर्मेट में, तो एक जगह ऑक्सीडेशन होगा, एक जगह रिडक्शन होगा, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज पर मोल ऑफ रिएक्टेंट दैट विल बी द वैलेंस इफेक्ट फॉर N2H4। सिमिलरली IO3 माइनस के लिए वैलेंस इफेक्ट निकाल के मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंस इफेक्टर विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास बोला जा सकता है। अगर इक्विवेलेंट मास निकालने नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, जब रिडक्शन डिस्कशन करेंगे तब उस टाइम पे थोड़ा सा टॉपिक समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 49 के अलावा 50 50 में भी सेम चीज H2O2 दे रखा है, इसका रिएक्शन याद करना पड़ेगा। अगर आप NCERT में हाइड्रोजन टॉपिक उठा के देखना